Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the encephalitis. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे स्ट्रोक को। इसके अलावा हम देखें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़ या फिर आप बोल सकते हो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट समझो सबसे अच्छा कि दो गाड़ियाँ आपस में टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। सेम कंडीशन कुछ ऐसी भी यहीं पर होगी जिसकी वजह से फंक्शनिंग खराब होगी। जैसे गाड़ी की होती है ना, दो गाड़ियाँ आपस में टकराएं फिर फंक्शनिंग खराब, पैदल लेके जा रहे हैं गाड़ी घसीटती हुई, कुछ ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर आएंगी। पहले बट को तोड़ते हैं। सेरिब्रो यहाँ पर ही जो बट है ये निकला है सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो कि 66% ना ऑलमोस्ट पार्ट बताता है ब्रेन का। और वेस्क्यूलर निकला ब्लड वेसल से। एक्सीडेंट मतलब ब्रेन की, स्पेशली हम बात करें तो सेरिब्रम की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो टूट जाए या उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उस वजह से ये कंडीशन हमारी डेवलप होती है। इसके बाद आगे देखें तो अकर्स ड्यू टू रिड्यूस या फिर स्टॉप्ड ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। किस वजह से होगा पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि ये पूरा हमारे इस तरीके से यहाँ पर ब्रेन है, ये ब्रेन की पूरी सप्लाई जा रही है, ब्लड सप्लाई। अगर किसी भी वजह से ये सप्लाई या तो बंद ही हो जाए ब्रेन को, एक तो क्या हो जाए कि बंद ही हो जाए, स्टॉप ही है, तब तो बहुत सीवियर कंडीशन होनी है, लाइफ थ्रेटनिंग, जो पर्सन की जान ले लेगी। एक हो सकता है कि ये रिड्यूस हो जाए, मतलब ब्लड ब्रेन तक जा तो रहा, अगर ये हमारा ब्रेन है उसमें ब्लड जा रहा है लेकिन बहुत ही रिड्यूस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में। इसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा है इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये पर्सन की जान भी ले सकती है। अब आप बोलोगे भैया हमें ये सब समझ में आया कि ब्रेन की कंडीशन है, वेसल का एक्सीडेंट हो रहा, टूट रही है, फूट रही है और यहाँ पर ब्लड की सप्लाई बंद हो रही है, हम देख रहे हैं ब्रेन को, लेकिन ये चीज़ जान कैसे ले रही है ना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे है क्या, जरा आसान भाषा में बताओ। तो सिंपल सी बात है, आप स्ट्रोक को समझ लो हार्ट अटैक, जो हार्ट में अटैक होते हैं ना, सिमिलर टू हार्ट अटैक ऑफ ब्रेन। समझ लो कि जैसा हार्ट अटैक हार्ट में होता है ना, वही अटैक ब्रेन में है। और ये कंडीशन तो आप लोगों को पता होगी, मूवियों में देखा होगा, किसी एक पर्सन को बहुत टेंशन होगी, एकदम से हार्ट अटैक आता है ना, एकदम से बिल्कुल जो हार्ट अटैक हुआ कि पर्सन की कई बार तो स्पॉट में जान जाती है, या फिर सीधे मेडिकल, हम देखें ना मेडिकल कंडीशन, हॉस्पिटलाइजेशन, वैसी कंडीशन रहेंगी, एकदम से कन्फ्यूजन, इरिटेशन, स्वेटिंग। हम देखें तो आपको क्या सीजर्स हो सकते हैं मिर्गी के द्वारा, जो पर्सन आप देखेंगे इस तरीके से अनकंट्रोल मूवमेंट, बहुत सारी कंडीशन है। खैर सिम्टम्स और कॉज में आगे बताऊंगा, ये समझने के लिए आप लोगों को काफ़ी है। इसके बाद अगर मैं अब हम देखते हैं इसकी एक प्रोसेस कि एक्चुअल में किस वजह से चीज़ जनरेट हो रही है ना, पैथोफिजियोलॉजी क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे ही हम देखें किस तरीके से हमने देखा ये हमारी ब्रेन की ब्लड सप्लाई है। अब इसमें कोई भी रुकावट आ गई, अभी मैं ये नहीं बता रहा कि क्या रुकावट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मान लो यहाँ से इस सप्लाई कट हो गई, एक स्पेसिफिकली ये चीज़ें सही है, ए भी सप्लाई सही है, बस ए सप्लाई रुक गई। और यहीं पर ब्रेन का कोई एक एरिया है जो मान लो हमारे मोटर कंट्रोल को कंट्रोल करता है, मीन्स मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा, या फिर बोलने को कंट्रोल कर रहा है ना, समझने की चीज़ों को कंट्रोल कर रहा। अगर उसमें सप्लाई रुक गई तो इसकी पहले छोटी छोटी स्टेजेस, जैसे हार्ट अटैक में होता है कि छोटा हार्ट अटैक आया पर्सन को, अगर ट्रीटमेंट ले लिया, दिखवा लिया तो ठीक, वरना सीवियर। सेम कंडीशन यही है कि अगर किसी छोटे से पार्ट में सप्लाई रुकी है तो वहाँ के फंक्शनिंग लॉस होने लगेगी, है ना। मान लो यहाँ सोचने वाला एरिया है तो ब्रेन में पर्टिकुलरली पर्सन को स्टार्टिंग में सोचने में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी, ऐसी चीज़ें। या मोटर एरिया है तो थोड़े से मोटर मूवमेंट लॉस हो जाएंगे, है ना, कि हाथ एकदम उठ नहीं रहा एक टाइम पे, इस तरीके से। लेकिन अगर पूरी ही ब्लड सप्लाई एकदम से मैं बोला था स्टॉप हो जाए, टोटल सप्लाई स्टॉप हो जाए, फिर ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग। एकदम से पर्सन को फिर वही अटैक वाली कंडीशन कि सीजर्स आ रहे हैं, ना ही उसे कुछ समझ में आ रहा, और हॉस्पिटलाइजेशन, है ना, सीधे पर्सन अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, वो वाली कंडीशन है। आगे देखते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी सेल हैं, इस तरीके से बहुत सारी सेल होंगी, इस तरीके से ब्रेन की हमारी बहुत सारी सेल हैं। सभी सेल अगर फंक्शनिंग कर रही हैं, जो हमारी सोचने की क्षमता है, ये मूवमेंट हो रहे हैं, यही सेल करवा रही हैं, इन्हें चाहिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ब्लड में, ऑक्सीजन है, प्रोटीन और भी न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस। क्योंकि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई ही रुक गई है, स्टार्टिंग में देखें हम सप्लाई रुकी, धीरे धीरे फंक्शनिंग खराब, और जब बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी ये सेल डेड हो जाएंगी, मीन्स टोटल फंक्शनिंग लॉस हो जाएगी, परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन भी हो सकता है, कोमा वाली कंडीशन या डेथ भी कॉज हो सकती है। इसके बाद अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रोक के कितने टाइप का होता है।
मेनली दो टाइप है। पहला तो यही है इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक क्या, इस्चेमिया से निकला। इस्चेमिया क्या होता है, रिड्यूस या फिर डिक्रीज ब्लड सप्लाई किसी भी एरिया में है। पर्टिकुलरली यहाँ हम ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा सेरिब्रल इस्चेमिया। सेरिब्रल क्या, वही ब्रेन से रिलेटेड, सेरिब्रल सर्कुलेशन में इस्चेमिया है, वहाँ पर कोई एक यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है उसे हम बोलते हैं इस्चेमिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्ट्रोक ड्यू टू इस्चेमिया, और सबसे ज़्यादा जो केसेस यही होते हैं 80% केसेस, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक। इसकी अगर मैं कॉज की बात करूं तो पहला कॉज है थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस मैंने डिटेल में पहले पढ़ाया है, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं। डिटेल में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थ्रोम्बोसिस क्या होता है, पर्टिकुलरली आपकी ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग कहाँ, बॉडी के अंदर। मान लो इस तरीके से है ब्लड वेसल, ये हमारी पूरी है ना, हम ब्रेन की ही ले रहे हैं, सेरिब्रल सर्कुलेशन की। यहाँ पर अगर इस तरीके से क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, इस तरीके से ये पूरा इतना बड़ा जम गया क्लॉट। अब पहले क्या था, डायमीटर ब्लड वेसल कितना बड़ा था, पूरा यहाँ पर ब्लड जा रहा था, है ना, अगर ये पूरा होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतना पूरा क्लॉट जम गया है, अब इसके आगे आप देखोगे तो पूरी जो ब्लड की सप्लाई है ना वो रिड्यूस हो गई है, उस वजह से इस्चेमिया डेवलप हो सकता है। पहली कंडीशन थ्रोम्बोसिस। दूसरा केस है एम्बोलिज्म। अब एम्बोलिज्म में क्या होता है, एम्बोलिज्म का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन कोई आ जाए तो बोलोगे भैया ऑब्स्ट्रक्शन तो यहाँ पर भी आया था, लेकिन अब क्या हो जाए, ये था बड़ा हमारा थ्रोम्बोसिस की प्रोसेस, ये जो पूरा टुकड़ा है ये ब्लड क्लॉट का, इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बस। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये थ्रोम्बस छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूट जाए, मान लो 4 टुकड़ों में, और इसका एक टुकड़ा आगे की कोई छोटी जो ब्लड वेसल है उसमें फंस जाए इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर ब्लड जा रहा, यहाँ पर भी ब्लड जा रहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टुकड़ा है इस थ्रोम्बस का छोटा टुकड़ा, इसे एम्बुलस बोलते हैं, छोटे से टुकड़े को, और इसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्बोलिज्म। और यहाँ पर देखो ब्लड ही नहीं जा रहा, यहाँ की पूरी सेल डेड हो जाएंगी, मीन्स यहाँ की फंक्शनिंग पूरी लॉस। इसके बाद आगे देखें तो तीसरा कॉज है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब क्या, वही आपका इंक्रीज, आप बोल दो ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल, शुगर बढ़ गई। अब क्योंकि जो इंक्रीज शुगर लेवल है ना, ये थ्रोम्बोसिस ही कॉज करती है। आपके जो प्लेटलेट्स हैं उन्हें ओवर एक्टिवेट कर देती है, और प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉट करना। थ्रोम्बोसिस वो कब होना चाहिए, जब कट लगे, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से वो ओवर एक्टिव है, वो ब्लड के अंदर ही आपका थ्रोम्बोसिस कॉज कर लेते हैं, मीन्स ब्लड क्लॉट। साथ ही जो आपकी डायबिटीज़ है ये आपके हार्ट डिसीज़ के रिस्क को भी इंक्रीज़ करती है ना, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक क्या, हेमरेज जैसे हमने पहले कवर कर चुके हैं, इसे भी अगर डिटेल में देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो। सिंपल समझ लो, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग, कि आपकी ब्लड वेसल है वो टूट गई किसी वजह से, और उससे मान लो ये ब्लड वेसल थी, ये टूट गई इस तरीके से। यहाँ पर अब क्या होगा, जो भी यहाँ का ब्लड था तब वो इस तरीके से यहाँ पर बाहर आने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा इस तरीके से। मान लो इस चीज़ को हम बोलते हैं हेमरेज, कि ब्लड वेसल से ब्लड के लॉस की एक प्रोसेस। इसके बाद तो इसकी वजह से जो स्ट्रोक होगा, क्योंकि ब्लड यहाँ पर एकोमोडेट होने लगेगा, ब्रेन के स्पेसिफिकली जो स्ट्रक्चर हैं उनमें दिक्कत आने लगेगी प्रेशर की वजह से, इस एक्यूमुलेशन की वजह से, और उनकी फंक्शनिंग लॉस हो जाएगी। तो स्ट्रोक ड्यू टू हेमरेज इज नॉन एज हेमरेजिक स्ट्रोक। इसके बाद इसका अगर हम देखें तो 80% केसेस किसके थे, आपके इस्चेमिक के। बचे हुए ऑलमोस्ट जो 20% केसेस हैं वो आपके रहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के। इसके अलावा आगे देखते हैं इसके कॉसेस, क्या क्या कॉज हैं। तो कॉज वही है, हेमरेज होना है, और ब्रेन का डिसऑर्डर है। ब्रेन में हम देख रहे हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा, वहाँ की फंक्शनिंग लॉस हो रही है। तो जो कॉसेस भी हैं इसी से रिलेटेड, पहली चीज़ है इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, या आप इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी बोल सकते हो। इंट्रा मतलब अंदर, क्रेनियल मीन्स क्रेनियल कैविटी या ब्रेन, और उसके अंदर हेमरेज, कि यही जो ब्रेन की ब्लड वेसल हैं अगर वो टूट जाए किसी वजह से और यहाँ पर हेमरेज हो जाए, उस वजह से स्ट्रोक कॉज हो सकता है, मीन्स अटैक, आपके ब्रेन में अटैक। इसके साथ साथ नेक्स्ट कॉज है सब अरेक्नॉइड ब्लीडिंग या फिर सब अरेक्नॉइड हेमरेज। देखो अरेक्नॉइड जो मैटर है ना, ये निकली है मेनिंजिस से, हमारी मेनिंजिस की लेयर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर,
जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने बताई भी थी इंटरनल ब्लीडिंग में। तो जो आपका सब अरेक्नॉइड स्पेस है, अरेक्नॉइड मैटर के नीचे वाला, अगर वहाँ पर ब्लीडिंग है उसे हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड ब्लीडिंग, और फिर से ये आपके ब्रेन अटैक में मीन्स स्ट्रोक में कॉज कर सकती है। आगे देखते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रोक कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो पर्टिकुलरली इसके रिस्क को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। पहली चीज़ अगर हम देखें तो हाई ब्लड प्रेशर है ना, जो कि एज के साथ स्पेशली होता है। अगर किसी पर्सन में ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि प्रेशर हाई है ब्लड में, अब क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, जो ब्लड वेसल है ना उसकी बॉल है उस पर प्रेशर बढ़ रहा, तब ये जो ब्लड वेसल की बॉल है वो टूट सकती है ना। आपने देखा भी होगा कई बार मूवियों में कि कोई स्कैन है, किसी को एक बहुत बुरी खबर सुना दी, बहुत झटका लगा, मतलब सुना होगा कि ब्रेन की नस फट गई, ब्रेन की आर्टरी फट गई, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, वो लोड नहीं सह पाए। इसके बाद सेकेंड कॉज देखें तो वही डायबिटीज़ वाला। जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ पर्टिकुलरली क्या कॉज करती है, थ्रोम्बोसिस, प्लेटलेट्स को ओवर एक्टिवेट करके, इसके साथ साथ प्लाक का फॉर्मेशन कर सकती है। हम देखें तो हार्ट डिसीज कॉज कर सकती है, उस वजह से भी कॉज कर सकती है स्ट्रोक। इसके बाद आगे देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री क्या कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, पर्टिकुलरली अगर आपके पेरेंट्स में स्ट्रोक है, किसी भी एक पेरेंट्स में, मदर में या फादर में, तो भी चांसेस होते हैं। वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं, बट हाँ ऑलमोस्ट 10% चांसेस हैं कि वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में चला जाएगा। इसके अलावा एज, जो मैंने बताया कि अगर ओल्ड एज के पर्सन हैं, एक तो उनकी ब्लड वेसल वैसे भी कमज़ोर होती जाएंगी और वो छोटी सी बात का स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं, तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो यही हेमरेजिक हो सकता है। इसके बाद आगे देखें तो स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग पर्टिकुलरली स्मोकिंग हो गई, एल्कोहल हो गई, ये भी कहीं ना कहीं एक तो हार्ट डिसीज़, इसके साथ साथ आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को, ब्लड वेसल को कमज़ोर करते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर जो ड्रग हैं ये होती हैं पर्टिकुलरली ब्लड थिनर्स। ब्लड थिनर्स क्या, मान लो किसी पर्सन को थ्रोम्बोसिस है ना, इस चीज़ से वो परेशान है कि उसकी बॉडी में थ्रोम्बोसिस हो रहा, ट्रीटमेंट के दौर पर इन्हें दिया जाता है ब्लड थिनर्स, एंटीकोगुलेंट्स, जो कि इस थ्रोम्बोसिस को पर्टिकुलरली तोड़ती हैं, बढ़ने से बचाती हैं। इसका एक डिसएडवांटेजेस होता है कि ये जो ब्लड वेसल है ना उसकी बॉल को कमज़ोर कर देती हैं, तो फिर वो हेमरेज वाली कंडीशन हो सकती है, उस वजह से स्ट्रोक हो जाए। इसके बाद आगे देखते हैं तो आपका हार्ट डिसीज़, इसमें स्पेसिफिकली होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। इसका क्या मतलब होता है कि जो आपकी हार्ट रेट है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हो जाती है और उस वजह से आपके हार्ट में क्लॉट हो सकता है। तो अगर हार्ट में ही क्लॉट है तो सिंपल सी बात है बाकी का सर्कुलेशन भी डैमेज होगा, क्योंकि आर्च ऑफ आयोटा वही पूरे ब्रेन में सप्लाई दे रहा, आपके लोअर लिम्ब में दे रहा, अपर लिम्ब में, अगर वहीं क्लॉट हो गया गलती से तो पूरी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक सकती है और इस वजह से भी किसी पर्सन में स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। तो सबसे पहला जो हमारा सिम्टम्स है दैट इज़ हेडेक, मीन्स सिर दर्द। सिंपल सी बात है, हमारे हेड में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली जो ब्रेन है वहाँ की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो रही है, और अगर वहाँ की ब्लड सप्लाई ब्लॉक होगी, जो भी पर्टिकुलरली वहाँ की सेल्स हैं अब उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ना ही ऑक्सीजन मिलेगा, ना ही प्रोटीन मिलेगा, तो अब इनमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ही नहीं हो रहा, और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा मतलब धीरे धीरे ये सेल्स किल होने लगेंगी। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है दैट इज़ हेडेक। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फीवर है ना, मैंने मोस्टली बताया है कि 99% जो आपके डिसीजेस हैं या फिर डिसऑर्डर्स हैं उनमें फीवर कॉमन होता ही है। इसके बाद आगे देखें तो वॉकिंग प्रॉब्लम, या फिर आप बोल सकते हो पोस्चरल मेंटेनिंग प्रॉब्लम, है ना, गेट प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, द पैटर्न ऑफ वॉकिंग, इस चीज़ को हम गेट साइकिल बोलते हैं जो हम पर्टिकुलरली चलते हैं। तो क्योंकि ब्रेन में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, हमारी पूरी एक्टिविटीज़ ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा, पर्टिकुलरली वहाँ पर कुछ ऐसे एरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पोस्चर को मेंटेन करते हैं, मूवमेंट्स को, है ना, कि हम कैसे चलते हैं, किस तरीके से पोस्चर मेंटेन हो रहा। अगर पर्टिकुलरली उस वाले एरिया में ब्लड की सप्लाई ब्लॉक हो गई है तब आपको पोस्चर मेंटेन करने में दिक्कत हो सकती है, वॉकिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके साथ साथ आगे देखें तो कन्फ्यूज़न एंड डिजीनेस। अब मान लो कि पर्टिकुलरली जो ब्लड की सप्लाई है उस एरिया में ब्लॉक है, जो आपकी मोटर लर्निंग या फिर लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा, कि जो चीज़ें हम लर्न कर रहे हैं या बाकी की अदर थिंग्स, या टोटल अगर लॉस भी हो रहा है ब्लड सप्लाई का एकदम से, तो ब्रेन की फंक्शनिंग जैसे ही खराब, थोड़े टाइम के लिए पर्सन ब्लैंक हो सकता है,
है ना, कि मतलब ना ही उसे लैंग्वेज समझ में आ रही है, ना ही कोई चीज़ कर पा रहा, बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकते हैं। इसके साथ साथ डिजीनेस, क्योंकि ब्रेन ही पूरी एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा, ब्लड की सप्लाई रुकी, वैसे भी अगर 5 सेकेंड तक ब्रेन की सप्लाई बंद होती है तो अनकॉन्शियसनेस, पर्सन बेहोश हो ही जाएगा, कॉन्शियसनेस उसकी लॉस हो जाएगी, बेहोश। और अगर इससे ज़्यादा हो गया है ना, फिर तो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद आगे देखें तो नेक स्टिफनेस, गर्दन में जकड़न। मान लो इस तरीके से किसी की नेक ऐसे ठंड में होता है तो अब वो सीधा कर रहा ना, तो एकदम उसे बहुत सारी ताकत, फोर्स लगाना पड़ रहा, जो नॉर्मल मूवमेंट हमारे होते हैं ना, इस तरीके से नहीं हो पाते। रीज़न यही है कि मान लो पर्टिकुलरली उस एरिए में ब्लड की सप्लाई ब्लॉक है, जो नेक की जो मसल है ना और मूवमेंट है उनको कंट्रोल कर रहा था। तो अब पर्टिकुलरली उन मसल्स को सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगी, सप्लाई नहीं है तो वो स्टिफ हो सकते हैं, मीन्स वो जकड़न कि मूवमेंट परफॉर्म करने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ ये तो थे सिम्टम्स के, चलो जनरल सिम्टम्स थे, किसी को है भी तब भी पर्सन का काम चल रहा। इसके बाद है इसके कॉम्प्लिकेशंस, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि लॉस ऑफ सेंसेस। अब सेंसेस का ज्ञान इंद्रिय आपने सुनी होगी, है ना, जैसे वो हिंदी बोले तो हम स्पर्श हो गया, स्वाद हो गया, मीन्स इंग्लिश में हम बोले तो टच है। इसके अलावा हमारी विजुअल सेंसेशन है जो हम आँख से देख रहे हैं, हियरिंग सेंसेशन है जो कि हम यहाँ से पर्टिकुलरली ईयर से सुन रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट सेंसेशन है ना, जो हम टंग्स के थ्रू पर्टिकुलरली कि ये चीज़ खट्टी है, मीठी है, तीखी है। साथ ही साथ हम देखें तो टच के सेंसेशन, हमें टच का फील होता है। अब पता चले ऐसे हम कुर्सी में बैठे हैं, टच ही फील नहीं हो रहा, मतलब सोच सकते हैं मैं कैसा लगेगा, या मैं खड़ा हूँ अगर नीचे पैर में टच का सेंसेशन नहीं है, ऐसे लगेगा पंछी बने उड़ते हैं फिर वो मस्त गगन में, हवा में कोई सेंसेशन ही नहीं। तो पर्टिकुलरली ये जो सेंसेशन है, इसके लिए हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक एरिया है। स्पेशली अगर हम देखें ना तो हमारे सेरिब्रम में, कि विजन के लिए विजुअल एरिया प्रेजेंट है, टेस्ट के लिए टेस्ट एरिया प्रेजेंट होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एरिया होते हैं, सोमेटोसेंसरी एरिया। तो अगर इन एरिया की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो रही है, कंप्लीटली ब्लॉक हो रही है ना, स्पेशली हम बात करें इन सभी एरियाओं की, तो पर्टिकुलरली इन सेंसेस का लॉस हो सकता है, कि ना पर्सन को सुनाई दे रहा, ना दिखा, एक साथ अब इतने सारे हो जाए तो बहुत दिक्कत है कि दिखाई भी नहीं दे रहा, या फिर टच वाला लॉस है, कुर्सी में बैठा है इंसान लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कुर्सी में, उसे लग रहा कि बस हवा में उड़ रहा, इस तरीके से। इसके बाद आगे देखें तो मेमोरी लॉस, जैसे मैंने एरिया बताया ना, पर्टिकुलरली मेमोरी के लिए भी बहुत सारे हमारे एरिया हैं ब्रेन में, है ना, हम देखें तो हिप्पोकैम्पस है, इसके साथ साथ और भी एरिया होते हैं पर्टिकुलरली जो किस चीज़ के लिए रहते हैं, लर्निंग से रिलेटेड हैं, मेमोरी से रिलेटेड हैं, बिहेवियर से रिलेटेड हैं, जैसे प्री फ्रंटल एरिया हमारे फ्रंटल लोब में। तो अगर उनमें ब्लड की सप्लाई बंद हो रही है, स्पेशली खुद सेरिब्रम में बंद हो रही है, तो मेमोरी लॉस हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है कि पर्सन 1 महीने की चीज़ें भूल गया, 2 दिन की भूल गया, और बहुत लॉन्ग टर्म भी कि एकदम बचपन से भूल गया, यही बोल रहा मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, इस तरीके से। इसके बाद आगे देखें तो कॉमा एंड पैरालिसिस। कॉमा को तो वही मैंने बोला था कि ब्रेन का आप बोल सकते हो परमानेंट जो डैमेज होता है, डेथ वाला नहीं हम बात कर रहे हैं, मीन्स परमानेंट ऐसा कि एक टाइप से अब पर्सन ना ही कोई चीज़ सुन पा रहा, ना ही कह पा रहा, ना ही बोल पा रहा, बस जिंदा है, दिल की धड़कनें चल रही हैं, लेकिन एक्टिविटी एकदम क्लोज है कि सो ही रहा, ना ही वो कुछ कह सकता है, ना ही हमें समझ सकता है, ना ही हम उसे समझ पा रहे हैं। इसके बाद आगे देखें तो पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है, आपने देखा होगा पेशेंट को कि मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पैरालिसिस में ही तो होता है, लकवा मार गया, हाथ का लकवा, हाथ के मूवमेंट नहीं कर पा रहे। रीज़न वही है कि पर्टिकुलरली हमारे एक ब्रेन में जैसे होता है मोटर एरिया, हमारी बॉडी के पूरे मोटर मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा, मीन्स जो हम ये मूवमेंट कर रहे हैं वही कंट्रोल कर रहा। अगर उसी एरिया में ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहाँ की सेल डेड हो जाएंगी। दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर कॉज हो सकता है पैरालिसिस। अब ये पूरी बॉडी में लिम्ब में हो सकता है कि दोनों हाथ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दोनों पाँव कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस तरीके से। CVIT डिपेंड करती है डैमेज ऑफ सेल से कि ब्लॉकेज कितना ज़्यादा है, सप्लाई कितनी ज़्यादा कम हुई, सेल कितनी ज़्यादा डेड हुई। इसके बाद आगे देखें तो पर्सनैलिटी चेंजेस, जैसे मैंने बोला ना कि एक हमारा एरिया होता है प्री फ्रंटल, वही हमारे बिहेवियर के लिए, एटीट्यूड के लिए, मोस्टली जो हायर फंक्शन है ना, आप बोल सकते हो हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन कि थिंकिंग, मेमोरी, एटीट्यूड, बिहेवियर,
अगर उस एरिया में ब्लड की सप्लाई बंद है, पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकते हैं, है ना। साथ ही साथ बिहेवियरल चेंजेस, कि पर्सन पहले बहुत अच्छे से बात करता था, नमस्ते अंकल ये वो, अब आप जा भी रहे तो पता चले अंकल ही को गाली दे रहा है, सीधे नाम लेके बुला रहा, इस तरीके से। साथ ही साथ पर्सन कभी बहुत ज़्यादा बोल रहा, कभी बात ही नहीं कर रहा, मतलब इस तरीके से बहुत सारे पर्सनैलिटी चेंजेस। इसके बाद सीजर्स। सीजर्स को हम बोले हिंदी में तो आपने मिर्गी के दौरे सुना होगा, कि पर्सन में एक तो मूवमेंट होती है इनवॉलेंट्री, एकदम से पर्सन खड़ा है। अगर आप कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए हों, है ना, क्लिनिक में, तब देखें ना इस टाइप के पेशेंट मिलते हैं, मतलब खड़े खड़े उनके मूवमेंट हो रहे हैं, कई बार कुछ बोल रहे हैं, गिर रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। इस सीजर्स आप लोगों ने सुना होगा मिर्गी के दौरे करके। इसके बाद ये सब कॉम्प्लिकेशन है, डेथ तो है ही, कि अगर एकदम से पूरा ही अगर पर्सन में ब्लड की सप्लाई ब्लॉक है तो फिर तो डेथ परमानेंट है, क्योंकि ब्रेन ही सभी चीज़ को कंट्रोल कर रहा। ब्रेन रुका, पूरी एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी बॉडी की। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस, कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे करें कि किसी भी पर्सन को स्ट्रोक है। सबसे पहली चीज़ है ब्लड टेस्ट। वैसे यहाँ पर लास्ट में लिखा है, लेकिन ब्लड टेस्ट कॉमन ही है। हमने जितने भी डिसीजेस देखे ऑलमोस्ट सब में ब्लड टेस्ट प्रेफर किया ही जाता है। आप डॉक्टर के पास जाओ, आप बोलो फीवर है, वो बोल देगा ब्लड टेस्ट कराओ, है ना, कमजोरी है तो ब्लड टेस्ट कराओ, क्योंकि मोस्टली चीज़ें ब्लड टेस्ट में आ जाती हैं। तो स्पेसिफिकली इसमें हम देखें तो आपके एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस आप देख सकते हो, है ना, IgG है, IgM है, किसी इन्फेक्शन की प्रेजेंस आपके ब्लड टेस्ट में आ सकती है ना, कि कोई पैथोजन है आपकी बॉडी में, उस तरीके से हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल हिस्ट्री, है ना, कि आप गए तो सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री, कि जो भी पर्टिकुलरली डॉक्टर है पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा कि भाई आपको क्या पहले पास्ट में कोई ऐसी दिक्कत इनको हुई है ना, कि मान लो कभी इनके हाथ के मूवमेंट लॉस होते थे, या फिर कभी इनके दिमाग जो है ब्लैंक होता था, इस तरीके से। इसके साथ साथ आगे हम देखें तो फिजिकल एग्जामिनेशन, ये पूरा सिम्टम से रिलेटेड है, कि वो सिम्टम चेक करेगा आपकी, कि पर्टिकुलरली आप में क्या विज़न लॉस हो रहा, क्या डबल विज़न हो रहा, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नेक स्टिफनेस है, क्या वॉकिंग में प्रॉब्लम है, इस तरीके से। इसके बाद आगे देखें तो इमेजिंग टेस्ट, वही आपका CT स्कैन हो गया, साथ ही साथ MRI हो गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अल्ट्रासाउंड है, ये सारे बनाते हैं 3D इमेजेस किसी भी ऑर्गन की। हम स्पेसिफिकली ब्रेन में बात करें तो ब्रेन की पूरी इमेज, क्या उसमें कोई क्लॉट है, जैसे हमने देखा था ना कि क्लॉट की वजह से हो रहा था आपका था इस्चेमिक स्ट्रोक, तो पर्टिकुलरली अगर क्लॉट है तो वो चीज़ हमें पता चल जाएगी, और उस वजह से क्या ब्लड की सप्लाई रुकी है। इसके साथ साथ यहाँ अगर मैं अल्ट्रासाउंड की बात करूँ तो यहाँ स्पेसिफिकली दिया जाता है कैरोटिड अल्ट्रासाउंड। कैरोटिड क्या, कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है आपके सर्कल ऑफ विलिस में, और जो सर्कल ऑफ विलिस है वही सप्लाई करता है पूरे ब्रेन को, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपकी वर्टिब्रल आर्टरी हो गई, फिर बेसिलर आर्टरी हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई। साथ ही साथ हम देखें तो वहाँ पर आपकी रहेंगी सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर साइड तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उसी का पार्ट है कैरोटिड आर्टरी। तो इसी चीज़, क्योंकि ये पूरा कनेक्शन होता है बीच में, इस चीज़ को देखा जाता है, इसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इसके बाद आगे देखें तो ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये पर्टिकुलरली हार्ट की एक्टिविटीज़ बताता है, क्योंकि हार्ट में ही अगर कोई प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, ऊपर ब्लड जा ही नहीं रहा, उस चीज़ के लिए हमें हार्ट की भी रिपोर्ट देखनी पड़ती है। इसके साथ साथ EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, है ना, या फिर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। एनसेफेलो क्या, पूरा ब्रेन से रिलेटेड, तो ये पूरी ब्रेन की एक्टिविटी बताता है कि ब्रेन की एक्टिविटी कैसी हो रही है, साथ ही साथ किस पैटर्न में हो रही हैं, उससे भी आप इस चीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हो। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। अब पर्टिकुलरली जो इसका ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करता है इसके टाइप पर। मान लो एक पर्सन है जैसे पर्टिकुलरली इस्चेमिक स्ट्रोक है, इस्चेमिक या फिर इस्चेमिया क्या, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, है ना, कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस वजह से डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो रही है, सेल किल हो रही हैं, वो डेड हो रही हैं, दैट्स वाई वहाँ पर स्ट्रोक डेवलप हुआ। अगर ये वाला स्ट्रोक है ना, ये वाला स्ट्रोक है, तो आप पता कि भाई इस्चेमिया क्यों होता है, थ्रोम्बोसिस की वजह से, जैसे हमने देखा था कि ये है ब्लड सप्लाई, यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा क्लॉट जम गया, अब यहाँ से ब्लड जा रहा लेकिन आगे नहीं जा पा रहा, मीन्स इस्चेमिया डेवलप हुआ इस थ्रोम्बस की वजह से, मीन्स ब्लड के क्लॉट की वजह से।
इस पर्टिकुलरली केस में यही हम देखें तो मेन पूरा कॉज है जो स्ट्रोक डेवलप कर रहा, तो हमें इसे ही रिमूव करना है, इस क्लॉट को तोड़ना है। हम पर्सन को दे सकते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बो मीन्स वही ब्लड क्लॉट एंड लाइटिक मीन्स मैंने कई बार बताया तोड़ना। तो ये पर्टिकुलरली जो ड्रग्स हैं, ये मेडिसिन्स हैं, ये क्या करेंगी, इसे आप ब्लड थिनर्स भी बोल सकते हो, जो ब्लड को पतला करें। इस क्लॉट को तोड़ेंगी, रिमूव करेंगी, साथ ही साथ इसे बढ़ने से रोकेंगी। और इस तरीके से अगर एक क्लॉट टूट जाएगा, फिर से हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाएगी, मीन्स पर्सन स्ट्रोक से रिलीफ। इसके बाद आगे देखें तो कैथेटराइजेशन क्या होता है। पर्टिकुलरली यहाँ पर हम देखें तो जो कैथरेट है ना, ये पर्टिकुलरली एक ट्यूब होती है। इसे आप सर्जरी थोड़ा सा फॉर्म समझ सकते हो, एग्जैक्ट सर्जरी नहीं। सर्जरी तो ये है कि आपके यहाँ पर कैंसर है, आपने उस पार्ट को ही रिमूव कर दिया। लेकिन देखो अब जो थ्रोम्बोसिस है, यहाँ पर हम देखें थ्रोम्बस है ब्लड के अंदर बनेगा। अब हम इस पूरी आर्टरी को तो फेंक नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने आर्टरी काटी तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा। हमें सिर्फ इस स्पेसिफिकली इस थ्रोम्बस को बाहर करना है। अगर ये ड्रग्स उसे नहीं तोड़ पा रही, तब उस केस में हम एक ट्यूब डालते हैं और इस ट्यूब के थ्रू, है ना, इस तरीके से इस थ्रोम्बस को रिमूव करते हैं। इस चीज को बोला जाता है कैथेटराइजेशन। इसके बाद अगर किसी पर्सन को हेमरेजिक स्ट्रोक है, मीन्स हेमरेज की वजह से कि ब्लड वेसल रप्चर हो रही हैं, इसी वजह से हेमरेज हो रहा था। सिंपल सी बात है, ब्लड वेसल रप्चर होने का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है ब्लड प्रेशर। जो पर्सन में अगर बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, कब हो सकता है, जब किसी को सीवियर टेंशन हो जाए। मतलब मूवियों में आपने सुना होगा ना कि एक बहुत खतरनाक खबर किसी को मिली और पर्टिकुलरली उसने ऐसे ब्रेन में हाथ रखा, उसकी एकदम स्पॉट में कई बार आपने देखी डेड हो गई। और पर्टिकुलरली फिर उसमें डॉक्टर बताते हैं कि इनकी जो ब्रेन की नस है, ब्रेन की आर्टरी है, वो फट गई है। किस वजह से? क्योंकि एकदम से इनका प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर। दैट इज द रीजन कि ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं इन ब्लड वेसल को तोड़ता है, स्पेशली ब्रेन में। तो अगर इस चीज़ को हम कंट्रोल करें, है ना, तो पर्टिकुलरली आप इस हेमरेज से बच सकते हो। तो एक चीज़ रहता है कि ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करके रखें, इसका रेगुलेशन, है ना। इसमें बहुत सारी ड्रग्स भी हो सकती हैं, साथ ही साथ सेल्फ केयर भी रहती है। इसके अलावा हम देखें तो इसके ट्रीटमेंट में हम खुद सेल्फ केयर, है ना, कि आप देखें तो पर्टिकुलरली एक्सरसाइज हो गई, साथ ही साथ सेफ फूड एंड वाटर प्रैक्टिस हो गई। इसके साथ साथ हम देखें तो ऑक्सीजन थेरेपीज हैं, स्पेशली वही आप योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि उससे ओवरऑल जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो अच्छी रहती है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।